नहीं, ईएलपी ईएलपी 1 में कोई डाउट? 12 का बी, 12 का बी। चलिए, क्वेश्चन 12 में यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है? बोला है कि ओमेगा का फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार से 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जी कैप। इसके ए वाले पार्ट में क्या कहा है कि आपको t बराबर 1 पर ओमेगा का परिमाण बताना है और साथ के साथ कोणीय त्वरण अल्फा का परिमाण बताना है। तो ओमेगा तो हमारे पास सवाल में दे ही रखा है। अल्फा का फलन ज्ञात करने के लिए हम इसी फलन का क्या कर लें, अवकलन। तो जैसे ही अवकलन करेंगे अल्फा का फलन हमें क्या मिलेगा, 3 आई कैप और 4t जी कैप। और फिर यहां पर सवाल उठा t बराबर 1 पर ओमेगा। तो t बराबर 1 रखने पर ओमेगा का मान यहां पर आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जी कैप। सेम काम यहां पर t बराबर 1 रखने पर अल्फा का जो यहां पर वैल्यू है वो हो जाएगा 3 तो आई कैप और 4 जी कैप। और t बराबर 1 पर चूंकि परिमाण पूछा जा रहा है, परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 9 प्लस 4। और यहां भी अल्फा का परिमाण पूछा जा रहा है तो 3 4 का। ये हमारा पहले सवाल का आंसर। दूसरे सवाल में हमसे पूछा है कि इस क्षण पर, तो किस क्षण की बात हुई है सवाल में, टी बराबर 1 पर इस क्षण पर ओमेगा और अल्फा के मध्य का कोण बताना है। और इस क्षण पर ओमेगा और अल्फा के मध्य का कोण अगर निकालना है तो दो सदिशों ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए हमने वेक्टर्स में एक फॉर्मूला सीखा है, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए। तो सेम काम यहां पर इस कोण को ज्ञात करने के लिए अगर मैं करता हूं तो cos थीटा ए डॉट बी यानी इस ओमेगा और इस अल्फा दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई को आई से गुणा करेंगे तो 9, जे को जे से गुणा करेंगे तो 8, ए का परिमाण कितना हो गया अंडर रूट 13 और बी यानी अल्फा का परिमाण कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा 17/5 रूट 13। ये हमारा आंसर है। 13 सवाल में दो पार्ट है। पहला ए, उस ए पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ओमेगा बराबर ए माइनस बी टी। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि किस क्षण पर, किस समय पर वो ओमेगा शून्य हो जाता है। तो ओमेगा 0 रखकर उस समय को हमने क्या नाम दिया, टी नॉट। तो ओमेगा को 0 रखकर ए माइनस बी टी नॉट और टी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए बाई। फिर क्या पूछना चाहा, फिर पूछना चाहा कि t बराबर 0 से टी नॉट तक में कुल कितना कोणीय विस्थापन यहां से तय किया गया। सही बात, यही पूछ रहे ना। तो अगर मुझे डेल्टा थीटा निकालना है और मुझे ओमेगा का फलन दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन ना, तो समाकलन करेंगे यहां पर ओमेगा डी टी, कहां से बेटा कहां तक, उससे क्या मिलेगा थीटा टू माइनस, उसी को क्या कहते हैं डेल्टा थीटा। ओमेगा क्या है ए माइनस बी टी डी टी, 0 से ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट की वैल्यू ए बाय। समाकलन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ईएलपी 1 में और कोई? हाँ, 7 दिखाइए एक बार। देखिए यहाँ पर कोणीय गति पूछा है, मतलब कोणीय वेग का अनुपात पूछा है। कोणीय वेग अगर मैं पहले
उस कण के लिए ओमेगा 1 लिखना चाहता हूं तो ओमेगा 1 क्या लिखते हैं, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी लिख दो, या ज्यादा से ज्यादा 2 पाई बाय 2 लिख सकता हूं मैं ऐसा। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या कहा है, M1 M2 द्रव्यमान की दो रेसिंग कारें भी है, R1 R2 उनकी त्रिज्या भी है, पर सबसे जरूरी बात यहाँ बात में लिखी है, उनकी गति ऐसी है कि वे एक ही समय में पूर्ण वृत्त बनाते हैं। पूर्ण वृत्त यानी कोण, दूसरा वाला भी पूर्ण वृत्त एक ही समय में, यानी इसका भी आवर्तकाल t, इसका भी आवर्तकाल, ये भी पूर्ण वृत्त, ये भी, तो इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 बराबर, यानी जो द्रव्यमान है, जो त्रिज्या है, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक। हाँ? पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है एक पंखा नियत या स्थिर कोणीय त्वरण 8 पाई से विराम से घूर्णन प्रारंभ करता है, तो 5 सेकंड में चक्करों की संख्या। बेटा चक्करों की संख्या तो अलग मुद्दा है, बड़ी बात क्या निकालना है, थीटा, है ना। मतलब इंपॉर्टेंट मुझे समझ आता है कि मुझे यहाँ पर थीटा ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा आ जाएगा तो उसको चक्करों की संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से भाग दे देंगे, यानी अपना उद्देश्य यहाँ पर थीटा निकालना है। और क्या 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 ज्ञात राशियां है बोलो, ओमेगा नॉट कितना, 0, है ना, और अल्फा कितना, 8 पाई, टी कितना, कौन सी समीकरण लगाएंगे कि थीटा आ जाएगा, सेकंड समीकरण लगाओ, थीटा पाओ, और उस थीटा को 2 पाई से भाग देते से ही आपको चक्करों की संख्या पता है। क्वेश्चन 5 तक और कोई, 4 दिखाइए। क्वेश्चन 4 इसमें बोला है कोणीय त्वरण अल्फा दिया हुआ है, विराम से गति प्रारंभ होती है, तो आधा चक्कर कौन सा बताऊं इसमें, चौथे में दोनों, आधा चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, बेटे आधा चक्कर पूर्ण करने में कोण कितना होगा, पाई, यानी मुझे थीटा पता है, कोणीय त्वरण अल्फा मुझे कितना दिया हुआ है, पाई बटे 8, विराम से गति प्रारंभ होती है यानी ओमेगा नॉट कितना हो गया, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, समय। बताइए कौन सी समीकरण जो यहाँ पर इन चारों का काम कर देगी, सेकंड। सेकंड में हम जानते हैं थीटा बराबर प्लस हाफ अल्फा, ओमेगा नॉट 0 है तो ये पूरी चीज थीटा की जगह 1/2 अल्फा की जगह पाई बटे 8 इंटू टी स्क्वायर, ये 8 और 8 पाई से पाई कट गया तो 16 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर, इस अर्ध चक्र के दौरान औसत वेग, शायद ये तो आ जाएगा बेटा, औसत वेग अगर मुझे ज्ञात करना है तो औसत वेग के लिए क्या हो जाएगा, गौर से देखना बेटा, ये एक पूर्ण वृत्त है और मान लो कण यहाँ से, या मान लेते हैं कण यहाँ से गति करता है और यहाँ से आधा चक्कर ऐसे पूरा करता है, और इस आधे चक्कर में अपने से क्या पूछा है, औसत वेग या औसत कोणीय वेग, वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, 4 सेकंड, यहां से यहां जाने में विस्थापन क्या होगा, पाई आर नहीं बेटा, विस्थापन, दूरी नहीं, विस्थापन, विस्थापन होता है सीधी दूरी, विस्थापन होता है सीधी दूरी, और एक से यहां से बिल्कुल व्यास के अनुदिश दूसरे किनारे पर पहुंचने में कितना विस्थापन होता है, 2r, आर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर विस्थापन 20, तो आ जाएगा 5, ये जो 10 दिया हुआ है ये मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलिए जल्दी। नहीं, 10 दिखा ना। क्वेश्चन 10 में 1200 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट घूमने वाले गतिपालक चक्र को समान मंदन के अंतर्गत लाया जाता है और 4 मिनट में रोक दिया जाता है। कल किया था हमने ऐसा सवाल। समान मंदन में रोक दिया जाता है, इसका मतलब अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 0, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 0, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट 1200 चक्कर प्रति मिनट। तो 1200 इंटू 2 पाई बटे 60, ये 60 से यहां पर कितनी बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा 4 पाई शायद। हाँ, यहाँ पर ये 20 आएगा, 40, ये ओमेगा नॉट आ गया। और 4 मिनट यानी समय कितना हो गया बेटा रोके जाने का, 240 सेकेंड। तो अपने को कोणीय मंदन निकालना है। कौन सी समीकरण, सेकेंड नहीं फर्स्ट, फर्स्ट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। क्वेश्चन नंबर कहां तक दिए थे, पूरे दिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट हो तो बोलो। 13 बेटा, इसमें घड़ी की सेकंड की सुई बोला है, और घड़ी की सेकंड की सुई के लिए अपने को घड़ी बना लेते हैं, ये सेकंड की सुई बना लेते हैं, और सेकंड की सुई कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में मान लो सुई यहां से घूमकर कहां तक आएगी, यहां तक, पक्का। तो ये घड़ी की सेकंड की सुई हो गई। और मुझे क्या जानना है, इसकी नोक के वेग में, नोक ये रही ना इसकी, तो नोक का वेग प्रारंभ में ये v बोल दूं, और अंत में ये v बोल दूं। ये v और ये v घड़ी की सुई का वेग नहीं बदलेगा, मतलब परिमाण नहीं बदलेगा, दिशा बदलेगी, है ना। और दिशा भी कितनी बदल जाएगी यहां से, तो हमने क्या समझा, डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा बाई 2, और थीटा कितना, और यहां से ये क्या आ जाएगा बेटा, 2√2v। अब मुद्दा ये है कि ये v कितना होता है, v कितना होता है, तो हम जानते हैं v बराबर ओमेगा आर। घड़ी की सेकंड की सुई का ओमेगा परसों निकाला था अपन ने, पाई/30, याद है ना। और आर कितना दिया हुआ है, 1। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो वेग v है वो पाई/30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो ये वेग की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये √2 और ये पाई/30 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हो जाएगा। चलिए क्लास में नोट्स में बताइए कहां तक हमने अंतिम क्वेश्चंस किए थे। शायद चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा लास्ट था। हेडिंग लिखेंगे अगली, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। चलिए बात बढ़ाते हैं। थोड़ी सी आगे आने वाली बातें आप जितना गौर से ध्यान से सुनोगे समझोगे, उतना सवालों में हमारी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि इस चैप्टर में अब तक की जो बातें थी ना, उनमें
एक सिंगल वन लाइनर फॉर्मूला और एक लाइन के कैलकुलेशन। अब तक जो भी सवाल की, कोई फॉर्मूला और मुश्किल से 2 लाइन की कैलकुलेशन, इतने से सवाल थे। अभी सवाल उतने ही होंगे, सवाल की कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी, बस दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा। बातें समझोगे तो शायद चीजें सोच पानी आसान रहेगी। तो हम यहां पर बात करते हैं, हम आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जब कभी एक वृत्तीय गति होती है तो वृत्तीय गति में बेटे 2 प्रकार के त्वरण हमें देखने को मिलेंगे। 2 प्रकार के त्वरण से क्या मतलब है कि वृत्त पर जब कोई एक पार्टिकल, कोई कण घूमता है तो वहां पर 2 चीजें उसके पास उपलब्ध हो सकती हैं। पहली, एक वो त्वरण का हिस्सा जो उसे घुमाना चाहता है, जो उसे मोड़कर एक वृत्तीय पथ पर लगातार घुमाता रहता है। अगर पार्टिकल अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो कण उस वृत्तीय पथ को छोड़कर किधर निकल जाएगा? सीधा। तो उसके पास एक त्वरण होना चाहिए जो उसकी दिशा को मोड़कर उसे लगातार वृत्तीय पथ पर मेंटेन कर ले। और उसी त्वरण का नाम होता है क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या नाम होता है बेटा? अभिकेंद्रीय त्वरण। यानी ऐसा त्वरण जो केंद्र की ओर कार्यरत हो और इस प्रकार से कार्यरत हो कि कण जब जाना चाहे सीधा तो ये त्वरण उसको मोड़कर एक वृत्तीय पथ पर लगातार घुमा दे। अभी केंद्रीय त्वरण का सिंपल सा काम यहां पर क्या ही होगा, सिर्फ और सिर्फ उस कण की जो वेग है उस वेग की दिशा को मोड़ना, परिवर्तित करना। अगर वेग की दिशा को परिवर्तित नहीं किया गया तो भूल जाओ कि वहां पर कण वृत्तीय पथ पर घूमेगा, उसके बिना संभव ही। किसके बिना? अभी केंद्रीय त्वरण। एक और त्वरण का नाम हमारे सामने आएगा जिसे हम कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या कहेंगे बेटे? और हमने एक चीज ये कही थी कि जब किसी भी दिशा में अगर वेग है और उसके अनुदिश कोई त्वरण है, या किसी दिशा में वेग है उसके विपरीत कोई त्वरण है, तो इस वेग, यहां पर वेग बढ़ेगा और यहां कम होगा। यानी जब कोई कण घूम रहा होता है तो उसका रेखीय वेग किधर होता है बेटा? स्पर्श रेखीय दिशा में। किधर होता है? और अगर स्पर्श रेखीय दिशा में इस तरफ त्वरण है तो इस कण की चाल, और अगर इसके विपरीत त्वरण है तो कण की चाल। यानी ये स्पर्श रेखा में लगने वाला त्वरण ये बात बताएगा कि इसका वेग बढ़ेगा या कम। अगर ये स्पर्श रेखा में त्वरण यानी स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं हो तो इस कण की चाल क्या रहेगी? नियत। आते नाम कितने प्रकार के त्वरण हो गए? अभिकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय होना जरूरी, उसके बिना वृत्तीय पथ संभव, स्पर्श रेखीय हो भी सकता है, और अगर स्पर्श रेखीय त्वरण है तो वेग निश्चित रूप से बदलेगा। वेग नहीं, चाल। चाल निश्चित रूप से बदलेगी। हाँ के ना? और अगर स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है तो चाल नियत रहेगी, और अगर चाल नियत रहेगी उसी को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं बेटा? ये जो मैंने कहा है ये मैं साक्षात सबूतों के साथ आपको बताता हूं। शुरू करते हैं। आपने हेडिंग लिखा है क्या? तो हम यहां पर सबसे पहले, कल ही हमने एक रिलेशन, एक संबंध निकाला था, V सदिश बराबर ओमेगा क्रॉस R। और यहां से अगर मैं इसे अवकलन कर दूं, अवकलन T के सापेक्ष, तो जब हम अवकलन करेंगे तो इधर भी लिखेंगे d बाई डी टी और इधर भी लिखेंगे d बाई डी टी। इसे हम प्रथम पद बोलेंगे, इसे हम द्वितीय पद बोलेंगे। प्रथम पद u इंटू वी का जब हम अवकलन करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम प्रथम पद को अगर यहाँ पर पहले एज इट इज लिखते हैं तो किसका अवकलन होगा? द्वितीय पद का। याद ना, u इंटू वी वाला। तो u अगर मैंने वैसा ही रखा, फिर यहां मैंने क्रॉस लगाया,
तो अब मैं अब किसका अवकलन करूंगा, दूसरे पद का, और दूसरा पद यानी dr बाय, फिर बीच में प्लस आ जाता, फिर जिसका वैसा का वैसा ही रखा उसका अवकलन करूंगा यानी डी ओमेगा बाई डी टी, और दूसरे पद को एज इट इज। ये काम जब भी आप सोचेंगे, ये कभी आप खुद करेंगे, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन, और सदिश गुणन में क्रम विनिमेयता का विशेष ध्यान रखना होता है। आप इसे हमेशा ओमेगा को पहले ही रखेंगे और आर को हमेशा, मैंने बताया था ना कि अगर उल्टा कर दिया तो दिशा वी की बदल जाएगी, है ना। तो मैंने उसी क्रम को ध्यान में रखकर, देखो मैंने ओमेगा को पहले ही लिखा है, यहाँ भी ओमेगा को पहले लिखा है, और यहाँ भी ओमेगा को पहले ही लिखा है, आर को यहाँ बाद में लिखा है, तो यहाँ भी आर को चाहे अवकलन किया हो या ना किया हो, मैंने क्रम दोनों का नहीं मतलब सेम रखा है, यानी ओमेगा पहले आर बाद में। एक बार ओमेगा का वैसा ही रख के आर का अवकलन, और एक बार आर को वैसा का वैसा ही रख के ओमेगा का अवकलन। और ये डी आर बाई डी टी क्या कहलाता है बेटा, ये डी आर बाई डी टी कहलाता है वेग। और यहां पर ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या कहलाता है, कोणीय त्वरण अल्फा क्रॉस, और यहां ये क्या हो गया, डीवी बाई डी टी त्वरण ए। नहीं, अब गौर से सुनना बेटा, हमने कल बात की थी, ये इस प्रकार से वृत्तीय पथ है, ध्यान से सब इमेजिन कर लेना पूरा प्रॉपर। ये वृत्तीय पथ है और यहां पर कहीं वृत्त का केंद्र है। कैसे घुमा रहा हूं मैं फिलहाल, एंटी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ओमेगा किधर आएगा, तल के लंबवत ऊपर। मेरा कण फिलहाल यहां है, तो स्पर्श रेखीय वेग, और इस कण को इस केंद्र से मिलाने वाला ये क्या हो गया, त्रिज्य सदिश। ये हो गया मेरा त्रिज्य सदिश। एक और ये क्या हो गया बेटा, स्पर्श रेखीय सदिश। कौन है यहाँ, वेग, रेखीय वेग, पक्की बात, रेखीय वेग, ये त्रिज्य सदिश, और यहाँ कौन है, क्लियर। और इस वृत्तीय पथ पर घूमते कण के लिए अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो यहां पर इस कण का रेखीय वेग बढ़ रहा है, यानी स्पीडिंग अप, स्पीडिंग, तो अल्फा की दिशा भी किधर होगी, ऊपर। बताया था ना कि अगर दिशा मतलब अगर उसकी गति कम धीमी हो रही है तो ओमेगा ऊपर है तो अल्फा, और अगर उसकी गति त्वरित है, बढ़ रहा है, उसका उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो जिधर ओमेगा, बात यहां तक की क्लियर थी ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं, मान लो मेरे कहे अनुसार कि आप इस जो भी वृत्तीय पथ पर घूम रहा कण है इसकी गति बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो अल्फा भी इधर, ओमेगा भी, ये कौन आर, ये कौन वी, क्लियर है। चलो अब हम यहां पर सबसे पहले ओमेगा क्रॉस वी करते हैं, ये ओमेगा और ये घूमते हुए कण का वेग भी, ठीक है। मैं इस ओमेगा को जो यहां नजर आ रहा है केंद्र से पारे तल के लंबवत ऊपर, और ये वेग स्पर्श रेखीय दिशा में, कोई डाउट इन दोनों में। हमें इन दोनों का क्या करना बेटा, सदिश गुणन, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस, तो सदिश गुणन करना है, तो आप जानते हैं कि सदिशों को हम समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये पेन कौन है, ये कौन है, और केंद्र कहां है, यहां, पक्की बात। ओमेगा क्रॉस वी करना है तो क्या बात बोली थी हमने, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। और कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पहले सदिश की ओर अपनी उंगलियां रखते हैं और हथेली इस प्रकार से खुली रखते हैं कि इस हथेली के जो खुला हिस्सा है वो दूसरे सदिश की ओर इंगित हो। ये कौन है, किसकी तरफ है ये, तो ओमेगा से फिंगर्स किधर घुमाई मैंने, वी की तरफ, और अंगूठा किधर आया, केंद्र की ओर, ओमेगा क्रॉस वी, अंगूठा किधर आया। आप बोलेंगे सर ये तो यहां आ रहा है कहीं और, मान लो ये कण घूमता 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 यहां आ गया, सही बात है। अभी करो ओमेगा क्रॉस आर, किधर, केंद्र की तरफ, ये कण घूमता 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 यहां पहुंच गया, ओमेगा क्रॉस वी, केंद्र की तरफ। यानी ये वाला ओमेगा क्रॉस वी वो त्वरण का हिस्सा है जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, और इसी को क्या नाम दिया था, अभी केंद्रीय त्वरण।
और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है बेटा, ACP वेक्टर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। और मैंने क्या कहा कि वृत्तीय गति में कुछ हो कि ना हो, अभी केंद्रीय त्वरण का होना आवश्यक है। उसके बिना वृत्त पर मुड़ते हुए घूम पाना संभव नहीं है। दूसरी चीज कि यहां पर अब हम बात करते हैं अल्फा क्रॉस आर के लिए। अल्फा किधर माना, आर, ठीक है, दिख रहा है बेटा, कण यहां पर है मेरा, अल्फा क्रॉस आर, यूं घूमते हैं, अल्फा क्रॉस आर, अंगूठा स्पर्श रेखीय दिशा, अरे हाँ, कण घूमते घूमते यहां गया, यार हो गया, अल्फा वही अक्ष के अनुदिश, अल्फा क्रॉस आर, अंगूठा। तो आप जानते हैं कण का वेग किधर है, इधर, अरे हाँ, यहाँ कण का वेग किधर है, इधर, और स्पर्श रेखीय त्वरण किधर है, इधर। तो अगर स्पर्श रेखीय त्वरण और वेग समान दिशा में, तो गति, और गति बढ़ रही है, इसीलिए अल्फा और ओमेगा सेम दिशा में है। अगर यहां ये नीचे होता, मंदन मंदन, तो देखो अभी यहां अगर ये नीचे होता तो अल्फा क्रॉस आर करने पर अंगूठा किधर जाता, पीछे, वेग किधर, त्वरण किधर, तो गति अपने आप यहां क्या से समझ में आ रही है, मंदन, यानी वेग की दिशा और त्वरण की दिशा अगर विपरीत, तो कोणीय वेग की दिशा और कोणीय त्वरण की दिशा विपरीत, तो मतलब यहां केंद्र पर मंदन है तो वहां भी मुझे मंदन ही मिलेगा, इसमें कोई दोहराए। यानी वापस अगर मैंने कहा, सिंपल बेसिक सोचते हैं, इधर कौन, अल्फा, इधर कौन, और अल्फा क्रॉस आर करने पर किस दिशा में त्वरण आता है, और स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण अगर वहां पर समान दिशा में है तो वेग, और अगर विपरीत दिशा में है तो वेग कम होगा। यानी कुल मिलाकर उस स्पर्श रेखीय वेग को परिवर्तित करने का काम कौन करता है, स्पर्श रेखीय त्वरण, हाँ या ना। यानी यहां पर हम क्या कह देंगे, ये किस दिशा में लगेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा, क्या नाम है इसका, स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसको क्या कहते हैं, टीटी, टी फॉर टेंजेंशियल, टी फॉर टेंजेंशियल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात हमने सीखी उसको अगर मैं एक बार फिर से बताऊं तो ये हमारा हो गया वृत्तीय पथ, ये हमारा हो गया केंद्र, और यहाँ पर किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जब ये कण होगा तो इस पर केंद्र की तरफ जो त्वरण लगेगा उसका नाम ACP, और यहां पर जो लगेगा उसका नाम AT, और AT और ACP के मध्य का कोण 90। और आप सब जानते हैं कि यहां पर जो कुल त्वरण है, नेट एक्सेलरेशन है, वो क्या है, उस ACP और उस AT का सदिश योग, हाँ के ना। और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, तो जब हम यहाँ पर कुल त्वरण का परिमाण निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ACP स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पर इस ACP और AT का जो परिणामी आएगा वो शायद यही आएगा, इसी को अपन नेट बोलेंगे ना बेटा, ACP और AT के बीच में कहीं पर उसका परिमाण कुछ इस फॉर्मूले द्वारा। और अगर मैं यहां से कहता हूं कि जो भी कुल त्वरण आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, वो स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाता है, तो यहां से स्पर्श रेखा से थीटा कोण, अगर मुझे ये थीटा कोण ज्ञात करना है तो क्या लिखूंगा बेटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, नहीं आधा। तो इस थीटा के लिए लंब कौन है, नहीं, अरे हाँ,
जिसके साथ थीटा बना होता है उसे हम आधार कहते हैं। ये वाला तो टेन थीटा लंब बटे आधार। तो ये मुद्दा लिखिए यहाँ पे। एक बार वापस से सुन लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। जब कभी भी किसी सवाल में त्वरण की बात होगी, रेखीय त्वरण या कुल त्वरण की बात होगी, तो वृत्तीय गति में कितने प्रकार के त्वरण के घटक मिलेंगे? दो। एक अभिकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय को तो होना ही पड़ेगा। स्पर्श रेखीय हो भी सकता है, और अगर स्पर्श रेखीय नहीं है तो क्या होगा? नियत चाल से वृत्तीय पथ पर चला जाएगा।
और उसी को पता है क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। उसी को क्या कहते हैं? यानी स्पर्श रेखीय त्वरण की अनुपस्थिति में एक समान वृत्तीय गति पाई जाती है। और अगर स्पर्श रेखीय त्वरण है तो हमने क्या सीखा? स्पर्श रेखीय त्वरण है तो चाल बदलेगी। चाल बदलेगी तो ओमेगा भी, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर, v बराबर, और v बदलेगा तो ओमेगा भी, और ओमेगा बदल रहा है मतलब अल्फा है, बदल नहीं अल्फा है। अल्फा कुछ अशून्य वैल्यू है। अरे हाँ, एक बार बात करते हैं, लिख के पूरी चीजों को एक बार बात करते हैं, क्योंकि इन डिटेल ये मुद्दा समझ में आना चाहिए कि त्वरण जब भी पूछा जाएगा वहां पर दोनों त्वरणों के घटकों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कुल त्वरण में दोनों चीजें सोचनी पड़ेगी। अब दोनों में से कौन अनुपस्थित है? वो अनुपस्थित रह सकने वाली चीज कौन सी है? सिर्फ स्पर्श रेखा। अभी केंद्रीय तो हमेशा होगा ही होगा। तो सबसे पहले ये लिखा हो तो आगे बढ़ू। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो, अभी केंद्रीय त्वरण। इसी को बेटा त्रिज्य त्वरण भी कह देते हैं। त्रिज्य त्वरण क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर भी लगता है। और इसका शॉर्ट में नाम अपन ने क्या सीखा? एसीपी। और फिर हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो कुछ भी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ओमेगा क्रॉस बी। आया ना? वृत्तीय गति में हम क्या जानते हैं कि ओमेगा और वी के मध्य का कोण, अरे बोलो, 90। तो अगर इन दोनों के मध्य का कोण 90 है तो इस एसीपी का परिमाण, सदिश गुणन का परिमाण क्या लिखा जाता है? ए बी साइन थीटा। ए बी, तो यहाँ ए ओमेगा, बी बी, और साइन थीटा में साइन 90, और साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला यहां से फॉर्मूला आ गया ओमेगा वी। और आप सब क्या जानते हैं? आप सब जानते हैं v बराबर ओमेगा आर। हाँ के ना? तो अगर मैं इस v की जगह ओमेगा आर लिख दूं तो यही चीज क्या बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं? और अगर मैं यहां से इसको ओमेगा को क्या लिख दूं? v बाय आर। ओमेगा को क्या लिख दूं? ओमेगा को क्या लिख दूं? ओमेगा को क्या लिख दूं? तो क्या बन जाएगा ये? v स्क्वायर बाय आर। तो ये तीनों चीजें जरूरत के हिसाब से समय के साथ आपको याद रखनी है। कब कौन सी काम आ जाए नहीं पता। सही बात है। दूसरा यहां से हो जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण। इसको हम एटी टेंजेंशियल से लिखते हैं। और स्पर्श रेखीय त्वरण को एटी सदिश को क्या लिखा बेटा अपन ने? अल्फा क्रॉस आर। फिर से बताओ, अल्फा और आर के बीच का कोण 90, क्योंकि अल्फा अक्षीय सदिश है, आर त्रिज्य सदिश है, और अक्ष और उस तल में मौजूद त्रिज्या लंबवत होंगे। और वापस से यहां पर अगर मैं परिमाणात्मक रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? अल्फा आर साइन 90, वो मैंने नहीं लिखा, सीधा वन छोड़ दिया उसको। आप यहां पर ये भी जानते हैं कि 80 जिसका मान अल्फा आर है, अल्फा क्या है यहां पर? कोणीय त्वरण का परिमाण। कोणीय त्वरण का परिमाण। और 80 क्या है बेटा? स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या करता है बोलो? चाल परिवर्तित करता है। यानी यहां से इस स्पर्श रेखीय त्वरण को हम कुछ ऐसा भी लिखा पाते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण इज इक्वल टू चाल में परिवर्तन की दर। चाल में परिवर्तन की दर, और चाल में परिवर्तन की दर को ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो इधर, डी बाई डी टी ऑफ चाल।
और इस चाल को ऐसे भी लिख देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आके ना, सही बात। और अब इन दोनों त्वरणों के साथ हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए क्या शर्तें हमें यहां पर समझ में आई? एक समान वृत्तीय गति के लिए हमें समझ में आया कि वहां पर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होना चाहिए? जीरो। स्पर्श रेखीय त्वरण जीरो का मतलब क्या होगा, होना चाहिए? अल्फा जीरो। अरे हाँ, यो रहा स्पर्श रेखीय त्वरण ए बराबर अल्फा आर। तो अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा जीरो है, तो हमें क्या समझ में आता है? ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ना। और साथ में अगर यहाँ पर एटी स्पर्श रेखीय त्वरण जीरो है तो चाल क्या हो जाएगी? नियत। तो सवाल में हमें इन चारों में से कोई भी चीज बोल देगा, अगर इन चारों में से कोई भी चीज बोल देगा तो हम समझ जाएंगे वो गति कैसी है? एक समान वृत्तीय गति। अगर चाल बदलती बता दी गई, या ओमेगा बदलता बता दिया गया, या अल्फा बता दिया गया, तो हम समझ जाएंगे कैसी गति होगी? असमान वृत्तीय गति। और असमान वृत्तीय गति है तो मुझे कितने, तो दोनों प्रकार के त्वरणों को वहां पर ढूंढना पड़ेगा। वहां एटी भी होगा और एसीपी भी होगा। अरे समझ रहे हैं मेरी बातों को? कि अगर वहां चाल बदल रही है, या अल्फा है, या एटी है, यानी वहां पर लगातार चाल बदलने के कारण वहां एटी भी पाया जाएगा और एसीपी भी पाया जाएगा। हाँ, अगर इनमें से कोई परिस्थिति वहां दी गई है तो हम वहां एटी को शून्य मान लेंगे, और एटी को शून्य मान लेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति में कुल त्वरण के नाम पर, यानी नेट एक्सेलरेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बेटा? एसीपी। क्योंकि एटी वहां पर क्या हो चुका है, और एसीपी अगर है तो वहां पर कुल त्वरण जो है उसका फॉर्मूला फिर से क्या लग जाएगा? मात्र ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। लिखा? क्वेश्चन लिखते हैं।
एक कण 2 मीटर त्रिज्या के, एक कण 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 रेडियन प्रति सेकंड, 4 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय चाल से घूमता है। तो ज्ञात करो। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो फिलहाल, अभी हमने सवाल में सिर्फ जानकारियां लिखी है, मुझे बता दे कि ये सवाल पढ़कर कैसा लगता है, कैसी गति बताना चाह रहा हूं मैं, एक समान या असमान? बोलो कैसे पता कि मैंने यहाँ पर जो कोणीय चाल दी है वो कितनी दी है, 4 रेडियन प्रति सेकंड। साथ में मैंने कहीं नहीं लिखवाया कि ये बढ़ रही है या घट रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो दी गई कोणीय चाल ओमेगा है वो क्या रहेगी, नियत। और अगर ओमेगा नियत है तो निश्चित रूप से एक समान वृत्तीय गति होगी। तो ज्ञात करो में सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखो रेखीय चाल। रेखीय चाल कितनी, बोलो कितनी हो जाएगी? क्या फॉर्मूला होता है रेखीय चाल का? ओमेगा आर, वी बराबर ओमेगा, तो आर कितना 2, ओमेगा कितना, तो लिख लो 8 मीटर पर सेकंड। रेखीय चाल v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा और आर के मान लिख दो और वहां से पता लग जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे में लिखना, दूसरा लिखना इसमें कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण कितना, 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 क्योंकि ओमेगा हमने क्या दिया है सवाल में, 4 कांस्टेंट, और अगर ओमेगा नियत है तो अल्फा, अरे कोणीय त्वरण क्या होता है भाई, अल्फा होता है ना, तो ओमेगा अगर नियत है तो अल्फा 0, लिखो 0 लिख लो, कोणीय त्वरण यहां हो जाएगा 0। स्पर्श रेखीय त्वरण, तीसरे में लिखो स्पर्श रेखीय त्वरण, कितना, कि अगर अल्फा 0 है तो एटी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा आर, एटी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा 0 है तो एटी भी 0। चौथे में लिखना अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलिए, 32, कुल त्वरण 32 ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखीय तो 0 है, तो जो है वो अभिकेंद्रीय ही है, और अभिकेंद्रीय 32 है तो कुल त्वरण भी 32 पक्का। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण डीसीपी क्या फॉर्मूला लगा लिया आपने, वी स्क्वायर बटे आर या ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ भी लगा सकते हो, ओमेगा भी पता है वी भी पता है, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल एक और, एक कण, एक कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 11 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है, 11 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है। तो ज्ञात करो। वही
चारों चीजें जो हमने पिछले सवाल की याद की थी उसी क्रम में। यहाँ पे भी समझ आ रहा है ना कि कैसी गति है, एक समान, क्योंकि वही समान गति करते करते उसने उन 11 सेकंडों में 14 चक्कर बिल्कुल एक समान तरीके से पूरे किए होंगे। तो वही चारों चीजें एक बार फिर से पता कर लो तुरंत। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? ओमेगा। क्योंकि सवाल बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले ओमेगा पता कर लेना पड़ेगा। बिना ओमेगा के कहीं भी हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह ओमेगा फॉर्मूले में चाहिए होगा। ओमेगा कितना आ रहा है? हाँ, दोबारा बोलना। पाई को 22/7 रख सकते हो आप। ये 11 14 ऐसी टर्म्स है, आप जानते हो पाई को ऐसे स्थिति में क्या रख सकते हैं। तो रखो बेटा 22/7 रखो। 8 आ जाएगा या नहीं आ रहा ये भी? पक्का ना? अब ओमेगा 8 आ गया, तो ओमेगा 8 आ गया तो रेखीय वेग v निकालो। बेटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ना त्रिज्या, तो रेखीय वेग आ जाएगा 0.8 मीटर प्रति सेकंड। कोणीय त्वरण 0, स्पर्श रेखीय त्वरण भी 0। हो जाएगा सही, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दुख बोलो? नहीं? एक और सवाल आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखिएगा, एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के, एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर
एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बढ़ती हुई चाल से गतिशील, बढ़ती हुई चाल से गतिशील। यदि चाल निश्चित दर से, निश्चित दर से 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो कोणीय त्वरण व स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात करें। तो कोणीय त्वरण व स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात करें। नहीं, अरे भाई कितना आ जाएगा 80। अबे यार अजीब नमूने हो तुम। क्या बोला 80 होता क्या है बेटा? चाल में परिवर्तन की दर। तो 80 अगर मुझे निकालना है तो कितनी देर में? 1 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में। चाल कितने से कितनी हो गई? 5 से 6। तो चाल में परिवर्तन एक हुआ 2 सेकंड में, तो 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया अपना 80। मुझे क्या निकालना है साथ में? अल्फा। तो 80 बराबर अल्फा आर। तो मुझे अगर अल्फा निकालना है तो 80 का मान 1/2 बटे आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी 20/100 मीटर। तो कितना आ जाएगा ये? 5 5/2, 2.5 रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़े, सवाल लिखो एक और। एक कण, एक
कण 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक कण 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चाल v बराबर 4t स्क्वायर से गतिशील है। तो ज्ञात करो, पहला t बराबर 1 पर स्पर्श रेखीय त्वरण। दूसरा t बराबर 1 पर कुल त्वरण। तीसरा t बराबर 1 पर कुल त्वरण का स्पर्श रेखा से कोण। पहले वाले में, दूसरे वाले में 8√2, तीसरे में बढ़िया। कैसे पता लगा कि यहाँ पर दोनों त्वरण मौजूद होंगे? बोलो। कि यहाँ पर जो वेग, जो चाल भी है, एक्चुअली वो चाल समय का फलन है। यानी समय के साथ चाल, और चाल बदल रही है, तो चाल बदलने के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण जरूर होगा। और हम जानते हैं कि उस स्पर्श रेखीय त्वरण को परिभाषा के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ऑफ चाल। और चाल किससे लिखी है मैंने? 4t स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 8t। और हम किस क्षण पर जानना चाहते हैं? तो t बराबर 1 पर स्पर्श रेखीय त्वरण आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। मैं कुल त्वरण जानूं इसके पहले मुझे क्या पता कर लेना होगा बेटा? स्पर्श रेखीय वेग त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण। और अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ पर किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर आर से या वी स्क्वायर बटे। पर ये स्पर्श रेखीय त्वरण बदल रहा होगा क्योंकि लगातार वेग बदल रहा है ना। तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण मुझे किस क्षण पर निकालना है? टी बराबर, तो मुझे टी बराबर 1 पर क्या पता कर लेना चाहिए? वेग। तो टी बराबर 1 पर वेग वहां से पता कर सकता हूं। तो टी बराबर 1 रखूंगा तो वेग कितना हो जाएगा?
4 मीटर/सेकंड। अब इस मान को यहां रखकर मुझे उस t बराबर 1 पर अभिकेंद्रीय त्वरण मिल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर बटे त्रिज्या 2, तो 16/2 8, ये भी 8 आ गया। तो अब यहां से कुल त्वरण हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? √AT² प्लस ACT², यानी 8 मीटर। और हमने चित्र बनाया था, इधर देखो, यहाँ पर हमने ये भी लिखा था ना कि स्पर्श रेखा से उस कुल त्वरण का कोण tan थीटा हम ACT, तो ये भी 8, ये भी 8, तो tan थीटा का मान 1, तो थीटा का मान 45। सवाल लिखते हैं। एक कण 9 मीटर त्रिज्या के एक कण 9 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण 9 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है, जिसकी चाल जिसकी चाल 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। तो जिस क्षण पर कण की चाल 6 मीटर/सेकंड होगी, तब कण का कुल त्वरण ज्ञात करो। हो गया कितना? 5। क्योंकि जो ये दर दी है ये वास्तव में क्या है? 80। चाल बढ़ने की दर को ही क्या कहते हैं? स्पर्शरेखीय त्वरण। अरे हाँ, यानी कुल मिलाकर हम जो कहना चाहते हैं, चाल में परिवर्तन की दर ही 80 जो है, ये कितना दिया हुआ है? 3।
और अगर मुझे एसीपी निकालना है तो मेरे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं, ओमेगा स्क्वायर आर या, और क्या मुझे वी दिया हुआ है, जिस क्षण पर मुझे त्वरण की बात करनी है वी कितना दिया हुआ है, 6, 6 का स्क्वायर बटे आर कितना है 9, तो 6 36/9 4। तो यहां पर दूसरा त्वरण भी पता लग गया, अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा, मुझे तो यहां से कुल त्वरण बताना है। तो नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं 5। एक और लिखू, ये भी बढ़िया सवाल है। बोलिए। कुल त्वरण अगर यहां पर मुझे ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या कर ले बेटे, एक बार अवकलन करके ओमेगा निकाल ले। तो यहां से एक बार अवकलन करके ओमेगा कितना आ जाएगा 2t प्लस, तो t बराबर 1 पर हम यहां से ओमेगा निकाल लेते हैं, t बराबर 1 पर ओमेगा आ गया 3 रेडियन प्रति सेकंड। जैसे ही ओमेगा आ गया मैं यहां से एसीपी निकाल सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आर की वैल्यू 1, तो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज मैं यहां से इस ओमेगा का फिर से अवकलन करके क्या निकाल लू बेटा, अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2, और अल्फा आ गया तो मैं क्या एटी निकाल सकता हूं, कैसे, अल्फा आर, एटी बराबर अल्फा आर, कितना आ जाएगा 2। अब मेरे पास एसीपी भी है और एटी भी है, तो कुल त्वरण निकालने के लिए हम यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एसीपी यानी 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, √85 मीटर प्रति सेकंड।
सॉल्व करो। क्या बोल रहा है भाई? √5। त्रिज्या कितनी ली अपन ने? ठीक है, त्रिज्या तो एक ही है। ओमेगा। अरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये गोला दिख रहा है, वृत्तीय पथ दिख रहा है, त्रिज्या नजर आ रही है, बिंदु ए नजर आ रहा है, बिंदु ए पर त्वरण जो है वो नजर आ रहा है, त्वरण के दो घटक नजर आ रहे हैं, एक घटक चार, एक घटक चार वाला घटक किधर है? आई कैप। आई कैप मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में, और एक्स अक्ष की अनुदिश धनात्मक दिशा में से मतलब क्या है हमारा? यहां पर, इधर। कितना? यहां पर, इधर। जी कैप कितना? इसी तीन को क्या कहेंगे? 80। और इसी चार को क्या कहेंगे? केंद्र की ओर। तो अब एसीपी का फॉर्मूला सब जानते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर बराबर कितना? 4। और आर कितना है? 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो ओमेगा बराबर 2 रेडियन प्रति सेकंड। अबे क्या कंफ्यूजन है? नहीं है ना? उधर क्या लिखेंगे? एटी के लिए एटी बराबर अल्फा आर। एटी बराबर अल्फा आर। आर का मान 1, वो किसके बराबर है? 3। तो अल्फा सीधा सीधा किसके बराबर आ गया? 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 कहां से आ रहा है घन चक्कर? हाँ हाँ, वो क्या मान लिया? पूरा एटी मान लिया? अबे चित्र बनाया है, ए दिया है, समझ में आई बात? कि एटी हर कोई एटी नहीं है, जो स्पर्श रेखीय दिशा में है वही एटी है, और जो केंद्र की ओर है वही एसीपी है। ये समेट क्यों रहे हो भाई? किसने कहा? जिसने गलत जवाब दिया भुगतना पड़ेगा 5 मिनट। और दोबारा एक बार और गलत देना है तेरे को जवाब, ठीक है ना? हाँ, वो ऑप्शन है, तब बच सकते हो, है ना? तो छील डालना है इसको अगर ये गलत जवाब दे तो। तब आपको
2 मिनट और आगे बढ़ाते हैं, 5 मिनट ये भाई ले ही जाएगा। बड़े आपको कुछ बातें यहां से कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। जैसे ये गोला है, ऐसे वृत्तीय पथ पे घूम रहा है कोई कण, और वृत्तीय पथ पे घूमते घूमते ये कण यहां पर कहीं पर आया, ऐसे घूम रहा है यहां कहीं। ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्य दिशा। और मैं कहता हूं कि ये कण जो यहां इस स्थिति में है, इसकी चाल बढ़ रही है, इसकी चाल बढ़ रही है। तो आप जानते हैं कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका रेखीय वेग कुछ इधर होगा, स्पर्श रेखीय दिशा में, और चाल बढ़ रही है तो इसी दिशा में एटी होगा। आया ना, चाल बढ़ रही है तो इसी दिशा में, और इधर एसीटी, और इधर ए नेट। तो इस वेग और इस कुल त्वरण जिन पर मैंने गोला बनाया है, गोला किन किन पर बनाया बेटा, वेग और कुल त्वरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, न्यून कोण। आंखें ना, अभी मान लो इस कण की चाल घट रही होती, तो चाल इधर है पर घट रही है, घट रही है तो एटी इधर, और एसीपी अंदर, कुल त्वरण इधर, और कुल त्वरण और वेग के बीच में कोण अधिक कोण। मानते हैं। यानी जब कण की चाल उस वृत्तीय पथ पर बढ़ रही होगी तो कुल त्वरण व उसके वेग के मध्य जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा, थीटा लेस देन। और अगर चाल घट रही है तो, अब जब यहां पर थीटा 90 से छोटा है और न्यून कोण है, तो मैं उस कुल त्वरण का और उस वेग का डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट न्यून कोण की स्थिति में कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच लो। अरे हाँ, तो कैसा आएगा, धना। वहीं अगर यहां पर ए नेट और वेग के बीच में अगर यहां पर कैसा है, अधिक कोण है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा। यानी जब कुल त्वरण और वेग के बीच में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो वो स्थिति कैसी बनेगी बेटा, मंद। और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो कैसी बनेगी, त्वरण। नहीं मानते हैं ना, ये एलपी दिखाइए।
ईएलपी नंबर 3 पूरी निपटा लेना। इसमें एक सवाल में उलझोगे, पर मैं चाहता हूं आप उसमें उलझें और सॉल्व करें। सवाल नंबर 12, उसके अलावा कोई कठिन सवाल नहीं है। ईएलपी 3 कंप्लीट। थैंक यू।